हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, एक पार्सिंग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंश्योरिंग द फ्यूचर। अब यहाँ पर जो आई एन जी, इसको हम क्या समझेंगे गाइस? इंश्योरिंग द फ्यूचर, क्या ये जेरंड है या पार्टिसिपल है? कैसे समझेंगे आप? अब इस अधूरे को देखकर तो मुश्किल है, बट फिर भी हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर को इंश्योर करना। तो यानी कि अगर मैं इंश्योरिंग को यहाँ जेरंड मानता हूँ, तो ये जो द फ्यूचर है इस जेरंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा एक जेरंड फ्रेज हो गया कि फ्यूचर को इंश्योर करना, ये इसका मतलब जेरंड ही हुआ, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि वाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल। वाइल के साथ यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगता है, तो इसका मतलब है कि ये काम करते हुए, करते समय। और जब भी वाइल से सेंटेंस शुरू होता है तो यहाँ जो सब्जेक्ट होता है ना, वही दोनों काम कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि वाइल वाइल वॉचिंग टीवी आई वॉज ईटिंग, तो मैं ही टीवी देख रहा था, मैं ही खा रहा था, एक ही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ है कि वाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी को ब्रॉड करते हुए, बड़ा करते हुए, यानी कि एलिजिबिलिटी को और बढ़ाते हुए। एलिजिबिलिटी मतलब कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं, तो उसको और बड़ा करते हुए और उसके दायरे को बढ़ाते हुए या बढ़ाते समय। अब आगे क्या कह रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल। तो अब यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये सब्जेक्ट है, बट ये डूअर नहीं है। ये वैसा सेंटेंस नहीं है कि वाइल वॉचिंग टीवी आई वॉज ईटिंग फूड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा, कोई जो डूअर है कोई और है, वो डूअर ही इस एलिजिबिलिटी को बढ़ा रहा है। और इसको बढ़ाते समय उस डूअर को क्या करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल, उसके द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बना दिया जाना चाहिए। यानी कि इसको पैसिव में लिखा गया है। मैं आपको ऐसे साबित करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि वाइल वॉचिंग टीवी सपना ईट्स फूड, तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सपना नाम की लड़की है, ये सपना नाम की लड़की है, ये दो काम करती है। ये खाना भी खाती है और ये टीवी भी देखती है, यानी कि टीवी देखते समय खाना खाती है। तो एक ही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही सपना नाम की लड़की टीवी भी देख रही है और यही खाना भी खा रही है, राइट। लेकिन अगर मैं कोई पैसिव का सेंटेंस बना दूँ, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि वाइल, लेट्स से कि वाइल क्लीनिंग the room, the TV remote should not be touched. अब मैंने बोल दिया कि कमरा को साफ करते समय टीवी के रिमोट को नहीं टच किया जाना चाहिए। तो इसका जो डूअर है, जो मेन डूअर है, वो गायब है कि नहीं? टीवी के रिमोट को कौन टच करेगा? वही जो कमरा को साफ करेगा। तो पैसिव के अंदर डूअर दिखाई नहीं देता, बस ये है अच्छा, इस कमरे को साफ करते समय टीवी के रिमोट को नहीं छुआ जाना चाहिए। ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन कमरे को साफ कर रहा है और कौन रिमोट को टच कर रहा है। तो ये पैसिव के अंदर ऐसी मीनिंग आती है, समझ रहे हैं आप? वही मीनिंग आपका उस अखबार में दिया गया है। ये इतना बताना बहुत ज़रूरी था नए बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी को जब हम बड़ा करेंगे, दायरे को बढ़ाएंगे, तो कौन बढ़ाएगा वो पता नहीं चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस ये सब्जेक्ट है, मस्ट बी मेड ये पैसिव हो गया। तो पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट दिखाई देता है वो डूअर होता ही नहीं। तो इस एलिजिबिलिटी को भी ब्रॉडन कोई और करेगा और हेल्थ इंश्योरेंस को भी अफोर्डेबल कोई और बनाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस को पक्का वाकई ही अफोर्डेबल बनाया जाना चाहिए। क्लियर हो गया?
देखिए यहाँ लिखा है कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं IRDAI। ठीक है, हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉमा लगा है। अब इस कॉमा के बाद लिखा हुआ है कि, मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए गाइज, मेरा फ़र्ज आपको न्यूज़ सुनाना नहीं है, सेंटेंस को तोड़ना सिखाना है, ग्रामर सिखाना है, इसलिए मैं आप यहाँ पर आता हूँ ये इस तरह से टॉपिक लेकर। यहाँ लिखा है कि द एपेक्स रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर एक कॉमा है। अब मुझे बताइए कि ये दो कॉमा के बीच में क्या दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हम गाइज क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपोजिशन। एपोजिशन, ये छोटे मोटे पॉइंट्स को ध्यान देते रहिए, एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि रोहन इज़ अ गुड डांसर, रोहन एक अच्छा डांसर है। अब मैं रोहन के बगल में कॉमा लगा दूँ, बोलूँ कि रोहन कॉमा, और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि हस्बैंड ऑफ रेखा, और यहाँ कॉमा लगा के बोलूँ इज़ अ गुड डांसर। तो ये जो हस्बैंड ऑफ रेखा है ना, ये एपोजिशन है, ये एक फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन, यानी कि ये इस रोहन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये ग्रामर में एक रूल होता है, एपोजिशन से आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसके बारे में। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा IRDAI है, जो इतना बड़ा नाम है ना, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है, द एपेक्स रेगुलेटर। एपेक्स का मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा रेगुलेटर है, किस चीज़ का, ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता है, IRDAI चलाता है। समझ गए। तो ये जो IRDAI है, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक। अब यहाँ लिखा हुआ हैज़, और यहाँ पर लिखा हुआ आस्क्ड, तो यहाँ से मेरा प्रेडिकेट चालू हो गया। सब्जेक्ट अलग हो गया, प्रेडिकेट अलग हो गया। प्रेडिकेट में ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेरा V3 है, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। सब्जेक्ट ये हैज़ और ये V3। तो कितना मुश्किल होता है अखबार, देखो तो आप लोगों ने जो प्रेजेंट परफेक्ट सीखा होगा, क्या सीखा होगा, आई हैव ईटन फूड, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, माई हस्बैंड हैज़ गॉन टू बेड, हो गया। छोटे मोटे सब्जेक्ट और छोटा मोटा प्रेडिकेट। यहाँ देखो तो इतना बड़ा सब्जेक्ट, और यहाँ से देखो प्रेडिकेट चालू होगा तो यहाँ पे ख़त्म होगा, ये यहाँ ख़त्म होगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। अंग्रेजी को इतना हल्के मत लीजिए, हालत ख़राब हो जाती है, बट सीखना पड़ेगा आपको। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, तो हैज़ आस्क्ड कंपनीज टू एनेबल। कभी भी ध्यान दीजिएगा गाइज, जब ऐसे आस्क्ड आ जाए और आस्क्ड के बाद कोई यहाँ वर्ड आ जाए और उसके बाद अगर कोई इन्फिनिटिव आ जाए, तो इस आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना। ये बताना बहुत ज़रूरी है नए बच्चों को। हो सकता है आज मैं आपको 50% ही कराऊँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है। मैं रात को 12:30 बजे शूट कर रहा हूँ, इसको मैं कल सुबह ही डाल पाऊँगा, तो टाइम की कमी, दिन भर बिजी रहता हूँ मैं, तो बहुत टफ है मेरे लिए, मतलब कि टाइम निकालना। कोई नहीं, थोड़ा भी डालूंगा तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, ये जो आस्क वर्ड है ना, ये आस्क वर्ड है। तो अच्छा, यहाँ बता दूँ कि यहाँ से ये मेरा एक कंप्यूटर का टाइम दिख रहा है क्या, एक्चुअली इसमें गलत समय दिखाता है। अभी जो समय हो रहा है वो एग्जैक्ट समय हो रहा है 12:19, और कंप्यूटर में दिखा रहा है 11:48, रॉन्ग दिखा रहा है समय। चलिए, तो आस्क में अगर मैं बोलता हूँ कि शी आस्क्ड मी, तो इसका मतलब हो गया कि उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा। ये सब करेक्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसे आ जाए ना कि शी आस्क्ड मी टू प्ले, तो यहाँ इन्फिनिटिव आ गया, तो इसका मतलब उसने पूछा नहीं, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, ऑर्डर दिया। क्या करने को कहा, टू प्ले, खेलने को कहा। तो ऐसे याद रखिएगा। और यहाँ शी आस्क्ड टू मी, यहाँ टू मत लगाइएगा, इन्फिनिटिव यहाँ लगाना है।
यहाँ टू प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। ओके, तो देखिए तो इस सेंटेंस को कैसे होगा कि तो ये जो IRDAI है, IRDAI हैज़ आस्क्ड कंपनीज, उन्होंने कंपनीज को कहा, क्या कहा, टू इनेबल, कि भाई तुम इनेबल करो, जितने भी तुम इंश्योरेंस वाली कंपनी हो ना, इनेबल करो, चालू कर दो। क्या चालू कर दो? अ वाइड डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स टू बेनिफिट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस। अब जब भी आपके पास कोई इन्फिनेटिव आएगा ना दोस्तों, तो इन्फिनेटिव अपने बगल में एक नाउन लेता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लेता है। इन्फिनेटिव का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया कि आस्क कंपनीज टू इनेबल, इनेबल व्हाट का जवाब क्या मिल रहा है? अ वाइड डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स। वाइड मतलब बहुत बड़ा, डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन का मतलब है, डेमोग्राफिक में होता है क्या, डेमोग्राफिक का मतलब है कि लोगों से रिलेटेड वर्ड है डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो वाइड डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन मतलब लोगों का जो बड़े से बड़ा पॉपुलेशन है, उसके लिए इनेबल कर दो भाई। ठीक है, इनेबल कर दो। टू बेनिफिट, अब यहाँ फिर एक इन्फिनिटिव आ रहा है, ताकि वो सिटीजन्स के लिए इनेबल करो, टू बेनिफिट, ताकि वो बेनिफिट करे, बेनिफिट ले। कहाँ से ले? फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को बेनिफिट ले ले। ठीक है, तो ये है इनेबल वाइड डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स टू बेनिफिट, यानी कि पूरा जो एक बड़े लेवल, मतलब कि सारे लोगों को कवर कर लो। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर हर तरह के बच्चे बूढ़े सब आ जाए उसके अंदर, ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए जरा, यहाँ से देखिए कि मोस्ट सिग्निफिकेंटली, ये कॉमा, ये तो चलो एक मॉडिफाई कर दिया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, कहते हैं ना हम लोग स्पोकन में कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वैसे ही रिटन में कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंटली, यानी कि विशेष बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट डायरेक्ट्स इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। इट मतलब कौन? IRDAI, इसको हम क्या कह रहे हैं? इट कह रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट्स, ये क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया, है ना। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? निर्देश देना, डायरेक्शन देना। तो ये जो IRDAI है, ये निर्देश देती है, किसको देती है? इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को, जो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उनको निर्देश देती है। क्या करने के लिए? तो यहाँ देखो टू मेक, ये हमारा इन्फिनेटिव है। इस टू को हम प्रेपोजिशन नहीं कह सकते, इसके बगल में मेक लगा है ना, इन्फिनेटिव है। टू मेक, मेक व्हाट? मेक हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल, मेक अवेलेबल, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस को अवेलेबल करे, उपलब्ध कराए। किसको कराए? टू सीनियर सिटीजन्स। यहाँ जो टू है, ये टू क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ये कॉमा पे रुकते हैं, यहाँ तक की पार्सिंग करके देखो तो समझ में आ रहा है। आराम आराम से तोड़कर खुद देखिए ना, देखिए फिर से देखिए, यहाँ समझ में आ गया कि इट डायरेक्ट्स, ये डायरेक्ट करती है इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को, जो भी इंश्योरेंस देने वाले लोग हैं, कंपनी है, उनको ये निर्देश देती है क्या करने के लिए? टू मेक हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल, कि हेल्थ इंश्योरेंस को अवेलेबल करे। किसके लिए करे? तो यहाँ टू है, अवेलेबल के साथ कोई फॉर नहीं आ रहा है। अवेलेबल टू होम? टू सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको भाई इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, उनको भी इंश्योरेंस, यानी कि सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस नहीं होता है। इसका मतलब कोई 60 साल का बंदा इंश्योरेंस कराने जाएगा तो शायद नहीं होता होगा, इसलिए कही जा रही है कि भाई उनको भी दो। और ये बात कौन कह रहा है? IRDAI कह रहा है, जो मॉनिटर करता है, जो इतना बड़ा रेगुलेटर है, वो कह रहा है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर कॉमा करके लिखा है कि एज, जैसा कि दोज अबव 65 आर करेंटली बार्ड फ्रॉम इशूइंग न्यू पॉलिसीज फॉर देमसेल्व्स। अब हम यहाँ आर को देख रहे हैं, तो आर से पहले हमारा क्या आ गया? ये हमारा सब्जेक्ट कैटेगरी में आ गया ना, कि ये तो चलो एक एज लगा दे, एज दोज, और दोज के बगल में है अबव। तो आपको पता है कि दोज के बगल में अगर हम चाहते हैं ना, तो ये जो अबव 65 है ना, ये छोटा एक फ्रेज है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्लॉज भी बन सकता था। मैं यहीं पर लगा दूँ, हु लगा दूँ, दोज हु आर अबव 65, तो क्लॉज बन जाएगा ना। तो ये छोटा सा जो अबव 65 है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है? दोस्त के बारे में बता रहा है कि वो लोग जो 65 साल से ऊपर हैं, आर करेंटली बार्ड, बार्ड का मतलब वो मनाही है, एंट्री बंद है, ठीक है, उनको मना कर दे, ऑफ लिमिट्स है वो। तो
आर करेंटली बार्ड, उनको रोका गया है किस चीज़ से, फ्रॉम इशूइंग न्यू पॉलिसीज़ फॉर देमसेल्फ, उन सब के लिए नया पॉलिसी इशू करने के लिए वो लोग बार्ड है, यानी कि उनको नया पॉलिसी इशू नहीं किया जा सकता है, उनको मनाही है, वो बार्ड है, करेंटली बार्ड। यहाँ तक भी समझ में आ गया ना? ऐसे तोड़िएगा इसे, कैसे नहीं आएगा समझ में? अब है कि दिस इज क्लियरली एन एक्नॉलेजमेंट। पहले यहाँ तक देखते हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यह साफ तरीके से एक्नॉलेजमेंट है, एक स्वीकृति है, एक एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ का, ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट के कई मतलब है, स्वीकृति भी होती है, कई बार होता है कि एक पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है। कैसे आपका कहीं पर लेटर रिसीव हो गया तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया, एक ऐसी पहचान मिल गई कि हाँ भाई इससे पता चलता है हो गया। तो ये कहीं ना कहीं साफ तरीके से ये एक एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ का, ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, कि डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो चेंजेस है अंडर वे इन इंडिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक पहचान है, एक एक्नॉलेजमेंट है, डेमोग्राफिक चेंजेस अंडरवे इन इंडिया, वो डेमोग्राफिक चेंजेस जो कि इंडिया में चल रहा है, अंडरवे है। अब यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखा जाए कि ये तो हो गया एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, इसके बाद अचानक अंडरवे क्यों आ गया, अंडरवे इन इंडिया, इसके बाद ये अचानक क्यों आया? यानी कि ये भी एक छोटा सा फ्रेज है, देख रहे हो? हम इसको भी क्लॉज बना सकते हैं, अगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल दें ना, विच इज़ अंडरवे, तो बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए। सिर्फ आप ये देखो कि सेंटेंस जो कितना बड़ा दिखेगा हम उसको कैसे तोड़ेंगे, क्यों हमें बड़ा लगता है, क्यों समझ में नहीं आता है, क्यों डर लगता है, बस ये देखो बस, और कुछ मत देखो। क्या खबर है वो छोड़ दो। 2, इंडियाज पॉपुलेशन फिगर्स have not been officially accounted for since 2011. Estimates from the UN Population Fund and experts suggest that India's is nearly level with China and may have surpassed it sometime in 2003. अब देख रहे हो एक नया बच्चा टिकेगा, भाग जाएगा यहाँ से, कहेगा अरे बाप रे बाप ये क्या बला है, तोड़ कर देखते हैं इसको। आइए, डरना क्या है? सबसे पहले कॉमन सेंस, वो बहुत ज़रूरी है बॉस। क्या कॉमन सेंस है देखिए ज़रा। कॉमन सेंस ये है कि अगर कहीं पर 2 लिखा रहेगा, 2 के बाद अगर कोई सेंटेंस होगा वो कितना बड़ा क्यों ना, उसके बाद एक कॉमा आएगा और कॉमा के बाद फिर एक और सेंटेंस आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि 2 आई रिमेन बिजी, कॉमा I try to make one video daily, यानी कि मैं बिजी रहता हूँ फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो रोज बनाऊँ। ठीक है, तो देखो एक सेंटेंस फिर कॉमा फिर ये, तो यहाँ तो छोटा है, अखबार में आपको बड़ा दिखेगा बस, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम है, तो डरना किस बात का है। देखो 2 से शुरू हुआ ना, तो 2 से देखो एक 2 है, अब यहाँ एक सेंटेंस होगा, क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन फिगर्स, है ना। अब सेंटेंस मतलब कि एक सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक, इंडियाज पॉपुलेशन फिगर्स, यानी कि इंडिया के पॉपुलेशन का जो फिगर है, फिगर मतलब जो आंकड़ा है, हैव नॉट बीन ऑफिशियली अकाउंटेड फॉर सिंस 2011। ठीक है, ये उसका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, पैसिव के अंदर है कि हैव नॉट बीन ऑफिशियली उसको अकाउंट फॉर का मतलब होता है कंसीडर करना, थोड़ा उस पर विचार करना, उस पर ढंग से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, कंसीडर नहीं किया है। कब से? सिंस 2011 से नहीं किया गया है। तो हालांकि ये नहीं किया गया है, क्लियर। अब एक कॉमा है, मैंने कहा था ना 2 वाले में कॉमा आया, कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस क्या है कि एस्टिमेट्स मतलब आकलन, नाउन है ये, फ्रॉम द यूएन पॉपुलेशन फंड। अब वो एस्टिमेट्स कहाँ से आए, ये आकलन कहाँ से आया, तो यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फ्रॉम द यूएन पॉपुलेशन फंड, यानी कि ये जो यूएन पॉपुलेशन फंड ये कोई संस्था होगी भाई,
ये आकलन देती होगी, उतने डिटेल में क्या जाना है, इसने ये एक आकलन दिया है, तो ये एस्टिमेट के लिए ये लगा हुआ है। मतलब ये क्यों ये सब पंगे होते हैं, आपके अंग्रेजी को स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट में ही इंफॉर्मेशन छुपी रहती है। जैसे अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, अगर मैं कहता हूं कि अ बॉय फ्रॉम दिल्ली हैज़ कम टू मी, तो मैंने आपको ये जो हैज़ है, इधर से मेरा प्रेडिकेट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने यहीं पे दिखा दिया कि अ बॉय, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक लड़के की, ये मेरा मेन नाउन है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाकर बता दिया वो लड़का कहाँ का है, दिल्ली का है, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट के बगल में मैं कह दूँ कि फ्रॉम अमेरिका, तो इसका मतलब है कि वो आकलन कहाँ से आया, अमेरिका से आया। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये हौज-पौज कहानी होती है अखबारों की, बस कुछ नहीं है ये। तो देख लो जी, तो एस्टिमेट्स ठीक है जी, कहाँ से आया एस्टिमेट्स, फ्रॉम द यूएन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, ये हो गया। एंड एक्सपर्ट्स, अब एंड के बाद एक दूसरा सेंटेंस बोला जा रहा है कि एंड, यानी कि इसमें एक ही सेंटेंस नहीं है, यहां पर एक छोटा सा दे दिया, एस्टिमेट्स फ्रॉम द यूएन पॉपुलेशन फंड एंड एक्सपर्ट्स सजेस्ट। तो अब हो गया कि जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो सजेस्ट करते हैं, तो मैं इस सजेस्ट को मैं इसका भी वर्ब मान के चलता हूं और एक्सपर्ट्स का भी वर्ब मान के चलता हूं कि ये जो आकलन है, कौन सा आकलन, जो यूएन पॉपुलेशन फंड से आया, और ये जो एक्सपर्ट्स है ये दोनों क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, मतलब बताते हैं। सजेस्ट का मतलब यहाँ बताना है, क्या बताते हैं, सजेस्ट व्हाट। अब व्हाट का जवाब यहाँ दैट से जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो क्यों आपको सेंटेंस बड़ा लगा कि भैया उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज घुस गया है, उसमें नाउन क्लॉज घुस गया है, उसमें दो सब्जेक्ट डाल दिए हो, तो नया बच्चा टिकेगा, बेहोश हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, ये अखबार समझ में आएगा उसके, पागल हो जाएगा। देखिए अब आराम से, तो अब समझ गए कि एस्टिमेट और ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, यह कि दैट इंडियाज इज नियरली लेवल। अब देखो इंडियाज इज, कोई पागल ही समझेगा ना कि ये क्या बोला है भाई, इंडियाज इज। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख करके दे दूँ, पता नहीं आप मेरे साथ जुड़े हो कि भाग गए हो, अगर जुड़े हो तो ये सब देखो, अगर जुड़े हो तो देखो भाई, अगर मैं कहता हूँ कि सोहन्स इज गुड, तो आपको लग रहा है कोई सेंटेंस हुआ, ऐसा कभी सेंटेंस हो सकता है, ये जो एपोस्ट्रोफी एस ये क्या कभी सब्जेक्ट बन सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से मैं कब बोलूँगा, जब ऑलरेडी उसके बारे में बात हो गई होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ, पहले मैंने बोला कि यार मोहन का मोबाइल अच्छा है, मोहन का मोबाइल बुरा है, मोहन्स मोबाइल इज़ बैड, और फिर मैं यहाँ पर बोल दूँ बट सोहन्स इज़ गुड, तो फिर दोबारा मुझे मोबाइल बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ मोहन के मोबाइल की बात हो रही है, तो यहाँ भी सोहन के मोबाइल की बात हो रही है, तो मैंने मोबाइल नहीं लिखा, खाली सोहन्स लिख दिया, तो ये अब सही है, लेकिन अकेला लिखोगे तो सही नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे है इसका मतलब कि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है इंडियाज इज, यानी कि इंडिया की किसके बारे में बात हो रही है, सोचो 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 जरा सोचो। यहाँ पर है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन फिगर है वो अब तक 2011 से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। एस्टीमेट और एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इंडिया इज नियरली, तो इंडियाज व्हाट, इंडियाज पॉपुलेशन, बात पॉपुलेशन की हो रही है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है इज नियरली, आसपास, लेवल विद मतलब बराबर है, लगभग बराबर है, किसके, चाइना के, ठीक है। फिर एंड जोड़ा, फिर यहाँ पर लिखा है कि मे हैव सरपास्ड, तो इस मे हैव का सब्जेक्ट कौन, सोचो, पॉपुलेशन, वही सब्जेक्ट है। एंड द पॉपुलेशन मे हैव सरपास्ड, मे हैव का मतलब हो गया होगा, शायद अंदाजा लगा रहा है कि मे हैव सरपास्ड, सरपास मतलब ऊपर बढ़ना, शायद बढ़ गया होगा, किससे मतलब किसको सरपास कर गया होगा, मे हैव सरपास्ड इट मतलब चाइना, कि या तो चाइना के लेवल के बराबर होगा या चाइना को भी सरपास कर गया होगा सम टाइम इन 2023 के ही किसी वक्त में ऐसा कर दिया गया होगा। सोचो कैसे अंग्रेजी लिखते हैं लोग, माय गॉड। अगर आप अब तक देख रहे हो तो सैल्यूट है आपको। आगे देखिए,
द इंडिया एजिंग रिपोर्ट कॉमा। अब जैसे कॉमा लगा, भैया ये क्या है, छोटा सा फ्रेज है यार, क्या डरना है इससे। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, इस फ्रेज से क्या पता चल रहा है कि इंडिया का एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट का मतलब जो कोई एज से रिलेटेड रिपोर्ट होगा उसका नाम है ये। ओके, सबसे कॉमन सेंस है कि जब इस तरह का कोई नाम रहता है ना, तो उस हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है। देखो, इंडिया का आई कैपिटल होगा, एजिंग का ए कैपिटल होगा, रिपोर्ट का आर कैपिटल होगा, यानी कि एक नाम है, इसीलिए कैपिटल में लिखते हैं। ये कॉमन सेंस है, याद रखा कीजिए। तो इंडिया का जो एजिंग रिपोर्ट है कॉमा 2023, वो रिपोर्ट कब का है, 2023 का। अब देखो, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट गायब, यहाँ क्या लगा दिया, विच लगा दिया। तो विच लगाया मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, सोचो। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन देगा, किसके बारे में देगा, इसी रिपोर्ट के बारे में देगा। तो इंडिया का जो एजिंग रिपोर्ट है, विच ड्रॉज फ्रॉम, ड्रॉ फ्रॉम का मतलब होता है वहाँ से लेना, खींचना, वहाँ से प्राप्त करना। तो विच ड्रॉज फ्रॉम, जो कहाँ से निकलता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, फ्रॉम यूएन प्रोजेक्शन। अब ये कोई भाई संस्था होगी, मैं इतना क्या जानूँ, यूएन प्रोजेक्शन से ये चीज़ निकलता है या निकला है, इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉमा के बाद लिखा है एस्टिमेट्स, तो ये मेरा वर्ब है, तो इस वर्ब का मेरा सब्जेक्ट कौन है, ये इंडिया एजिंग रिपोर्ट। तो ये जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है 2023 का, जो कहाँ से निकला था, यूएन प्रोजेक्शन से निकला था, वो एस्टिमेट करता है, बताता है। एस्टिमेट व्हाट, व्हाट का जवाब जो दे दे वो नाउन क्लॉज या नाउन होता है। तो एस्टिमेट्स दैट, अभी दैट कंजंक्शन है, ये क्लॉज बना रहा है, दैट इंडियाज कोहर्ट ऑफ सीनियर्स, कोहर्ट का मतलब ग्रुप, तो इंडिया का जो ग्रुप ऑफ सीनियर्स है, सीनियरों का जो ग्रुप है। अब फिर आगे देखो, यहाँ अचानक दे दिया है दोज अबव 60, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कौन सा ग्रुप, सीनियर का, वही ग्रुप जो 60 साल से ऊपर है, विल। तो विल, अभी विल किसके लिए आ रहा है, इस सीनियर के लिए आ रहा है, कि वो जो सीनियर का, ये कोहर्ट के लिए जो ग्रुप है ना सीनियर का, इंडियाज कोहर्ट ऑफ सीनियर्स, ये कोहर्ट के लिए आ रहा है। ये जो कोहर्ट है, कोहर्ट मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप, सीनियर का जो ग्रुप है, कौन सा, जो 60 साल से ऊपर है, विल इंक्रीज, वो बढ़ेगा, बढ़ेगा। फ्रॉम, कहाँ से बढ़ेगा, फ्रॉम अबाउट 10%, लगभग 10% से तो बढ़ जाएगा। किसका 10%, ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो 10% है, कितना है, 149 मिलियन है, जो 2022 में थे। तो उससे बढ़ जाएगा, बढ़कर कहाँ जाएगा, टू 30% ऑफ पॉपुलेशन, कितना हो जाएगा, 347 मिलियन हो जाएगा। कब तक, बाई 2050। तो 2050 तक जो सीनियर लोगों का, 60 साल से ऊपर लोगों का जो ग्रुप है ना, वो अभी 149 मिलियन है, तो वो जो कि अभी पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ 10% है, वो अब पूरे पॉपुलेशन का 30% हो जाएगा 2050 तक। इतने सारे सीनियर लोग हो जाएंगे हमारे देश में। देख रहे हो, सेंटेंस को तोड़ो, समझो। थोड़ा सा और गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता, 1 बजने वाला है। अब इस वीडियो को मैं डालूंगा सुबह, ठीक है, पूरी रात अब कौन जगेगा, इसको अपलोड करने में वक्त लगेगा ना, तो इसको मैं सुबह डालूंगा। यहाँ तक हो गया ना, बस थोड़ा सा और आते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ से करके देखिए तो क्या लिखा है कि दैट इज मोर देन द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द यूएस। ये तो बहुत छोटा है, दैट इज मतलब ये जो हमारा 347 मिलियन जो हो जाएगा, तो दैट इज मोर, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, देन द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द यूएस, यूएस का जो अभी करेंट पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा, ओ माय गॉड, उससे भी ज़्यादा है। फिर यहाँ लिखा है कि सेवरल ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। देखो, सेवरल मतलब बहुत सारे, किसके बहुत सारे, ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो पहले से डेवलप हो चुके हैं, उनमें से जो बहुत सारे, तो क्या बहुत सारे, क्या, ऑलरेडी हैव देयर सीनियर डेमोग्राफिक, तो इनमें से बहुत सारे देशों के पास पहले से है मतलब ये पोजीशन को दिखा रहा है। इन सेवरल जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनको पहले से उनके पास है, क्या है, देयर, उनका सीनियर डेमोग्राफिक, उनका मतलब 65+ भी लिखा हुआ है, तो 65+ जो डेमोग्राफिक है, जो लिस्ट है उनके पास, वो है उनके पास। रेंजिंग फ्रॉम, जिनका रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है, 16% टू 28%, जो 16 से 28%
65+ लोगों की लिस्ट है उनके पास, हो गया। दैट इज ऑलरेडी प्रीसिपिटेटिंग। प्रीसिपिटेटिंग का मतलब क्यों, कॉज कर रहे हैं, वो पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो चीज़ प्रीसिपिटेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? कंसिडरेबल वरी। कंसिडरेबल का मतलब कि अच्छा खासा जो दिखाई देने वाला चिंता बना रहा है। कहाँ बना रहा है? विद इन दीज पॉपुलेशंस, इन पॉपुलेशंस में बना रहा है। क्यों बना रहा है? पॉपुलेशन पे बना रहा है ऑन एक्सेस टू। तो ये जो कंसिडरेबल चिंता बना रहा है विद इन दीज पॉपुलेशंस, किस चीज़ पर? ऑन एक्सेस, यानी कि उनकी पहुंच पर। पहुंच कहाँ? टू हेल्थ केयर, यानी कि इस वजह से हेल्थ केयर पे पहुंच नहीं हो पाएगी, अफोर्डेबल मेडिसिन नहीं मिल पाएगा, एंड अप्रोप्रिएट केयर गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट देम। जो इस तरह का जो जहाँ पर आपको देखभाल की जाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये बात हो गई। चलिए आगे देखिए, तो नॉर्मल टेंस था। ये तो 50% बहुत बड़ा है गाइस। और देखें क्या, यहाँ से देखें, यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ दीज इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज। सम मतलब कुछ, तो मेरा मेन सब्जेक्ट तो ये हुआ ना, बाकी ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है कि कुछ, किन में से कुछ, इन इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनमें से कुछ, हैव, तो हैव किसके लिए है? सम के लिए है। तो इनमें से जो कुछ कंट्रीज हैं हैव गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इनके पास जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा है? गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्राप्त पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। एंड अदर्स आर एंटायरली डिपेंडेंट, और जो दूसरे हैं, दूसरे जो हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, आर एंटायरली, फुल रूप से डिपेंडेंट है। किस पर? ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर, जो प्राइवेट हेल्थ केयर पर डिपेंडेंट है। विद कॉस्ट बीइंग अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि साथ इस चीज़ के साथ जो डिपेंडेंट है कि जो कॉस्ट है, बीइंग वो हो रहा है, सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक्चुअली डिटरमाइन से बना है। डिटर्मिन समझते हैं? डिटर्मिन क्या बोलते हैं उसको, एकदम निश्चित कर देना, डिटर्मिन कर देना। तो कॉस्ट बीइंग सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट इन एक्सेस, तो ये मतलब ये जो कॉस्ट है ना ये निर्धारित कर रहा है, कॉस्ट बीइंग अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट। तो जो दाम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ऐसे तरीके से जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से जो कॉस्ट है ये निर्धारित किया जा रहा है। ये बहुत मुश्किल है इसकी हिंदी करना। विद द कॉस्ट, कॉस्ट के साथ, विच इज़ बीइंग अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट, की कॉस्ट ही सबसे महत्वपूर्ण एक निर्धारक है, यही निर्धारित करता है, कॉस्ट ही मामला तय करता है। किस चीज़ में? इन एक्सेस टू क्वालिटी केयर, कि भैया पैसा होगा तो क्वालिटी केयर मिलेगी, पैसा नहीं होगा तो क्वालिटी केयर नहीं मिलेगी, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसकी हिंदी करना इतना टफ है क्योंकि अंग्रेजों का स्टाइल होता है, मतलब अखबार जो हम लिखते हैं तो हमें साथ में विद कर देते हैं और विद से एक सेंटेंस बना दिया जाता है इस तरीके से। जैसे कोई बोल दे कि विद द सपोर्ट ऑफ 400 फ्रेंड्स ही इज फ्लॉन्टिंग, तो उसी तरीके से। तो विद कॉस्ट बीइंग अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट, कि दाम का इतना एक निर्धारक होने के नाते, एक महत्वपूर्ण निर्धारक होने के नाते, कि दाम ही निर्धारित करेगा, कॉस्ट ही निर्धारित करेगा किस चीज़ पे? इन एक्सेस टू क्वालिटी केयर, कि एक्सेस टू का मतलब पहुंच है कि नहीं क्वालिटी केयर तक, क्वालिटी केयर पे पहुंच है कि नहीं है वो कॉस्ट ही डिटरमाइन करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज, इनमें से बहुत सारे कंट्रीज में, मैनी है ऑफ दीज कंट्रीज, इनमें से बहुत सारे कंट्रीज में देयर इज नो एंट्री बैरियर टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ये नहीं कि 60 साल का बंदा नहीं जा सकता, कोई भी जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं
जहाँ देयर इज नो एंट्री बैरियर, वहाँ कोई एंट्री बॉर्डर लाइन नहीं है टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। दो फिर भी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो। अब देखो हिंदी पे ना जाओ, इसको देखो। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? रूल रेगुलेशन। रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, किसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए? ऑफ एक्चुअरियल, पढ़ना मुश्किल है, एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स। अब ये कोई टर्म है भाई, ये एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स कोई टर्म है। इसका ये मान लो कि ये एक लिस्ट होगी रूल रेगुलेशन का, कुछ होगा इंश्योरेंस कंपनी में, तो इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कब से फॉलो कर रहे हैं? फ्रॉम सेंचुरीज अगो, सदियों साल पहले से फॉलो करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस गेट्स प्रोग्रेसिवली एंड समटाइम्स एक्सपोनेंशियली मोर एक्सपेंसिव। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस गेट्स एक्सपेंसिव, हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो जाता है इस रूल के चक्कर में। जो प्रिंसिपल है ना, एक्चुअरियल, क्या है ये? एक्चुअरियल इकोनॉमिक जो सेंचुरी से चला आ रहा है, इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। कैसे? प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते वो एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड समटाइम्स, कभी कभी एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली का मतलब कि फटाफट फटाफट। एज एज एडवांसेज, जैसे एज बढ़ता है इंश्योरेंस भी महंगा होता है। मतलब कोई 60 साल का बंदा इंश्योरेंस कराने जाएगा तो हो सकता है उसका महंगा करे, ये बात कही जा रही है। अब अगर इससे ज़्यादा अभी कराने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ, फिर देखेंगे कभी गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।